और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर मिल रही है जहां आज योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद से पूछताछ होने वाली है। ईडी ने अंबा प्रसाद को समन भेजा है और पूछताछ के लिए ईडी ने अंबा प्रसाद को बुलाया है। अंबा प्रसाद ने मेडिकल ग्राउंड पर समय मांगा है। आपको बता दें योगेंद्र साव से बुधवार को पूछताछ हुई थी और बताया जा रहा है कि आज भी पूछताछ होगी। संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव दोनों से पूछताछ आज होनी है, क्या कुछ अपडेट है? अंबा प्रसाद आने वाली हैं? जी, बता दें कि योगेंद्र साव से कल ही पूछताछ हुई थी। अंबा प्रसाद उनके लिए खाना भी लेकर पहुंची थी और उसी दरमियान ईडी ने उन्हें समन भी थमाया है। अब देखना होगा कि अंबा प्रसाद आज पहुंचती हैं या फिर समय लेती हैं, क्योंकि उनकी तरफ से थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर है। हो सकता है अंबा प्रसाद न आने की सूचना भी दे। फिलहाल जो पूरी जानकारी है उसके अनुसार पूरा मामला जो है जमीन कब्जे से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ईडी को कई और शिकायतें भी मिली थी, जिसमें कि अवैध खनन और बालू उठाव, रंगदारी और लेवी वसूली, इन तमाम आरोपों को लेकर ईडी के द्वारा 12 मार्च और 13 मार्च को इन लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, जिसमें योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद, सीओ शशिभूषण सिंह सहित करीब 20 लोग थे जिनके ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी हुई थी। इस दरमियान 35 लाख कैश सहित अन्य दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए थे। पूरे मामले में कई जमीन से जुड़े हुए कागजात भी ईडी को बरामद हुए थे और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज जो है वो फिर से एक बार पूछताछ होनी है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। योगेंद्र साव के भाई जो धीरेन्द्र साव है उनसे भी 2 दिनों तक ईडी के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। तो इसके साथ ही हजारीबाग और सीओ शशिभूषण सिंह से भी पूछताछ हुई है। पूरे मामले में ईडी जो है वो कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन नेताओं की मुश्किलें जो हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग के गांधी मैदान में आज जेएमएम का 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें 25,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, झारखंड समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही हजारीबाग से गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोसडीहरा गांव में स्कूली बच्चों ने रास्ते में लगे एक प्रकार के पौधे को चिरौंजी समझकर उसका बीज खा लिया, जिससे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे और कुछ बच्चे लंच के वक्त और कुछ बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद में चिरौंजी समझकर एक पौधे का बीज खा लिए। इस पौधे का बीज खाने से करीब 23 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। आनंद फानंद में सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिले के डीएम खुद मौके पर पहुंचकर बच्चों का हालचाल जानते हुए भी नजर आए। फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। भगवानपुर ब्लॉक है, कोसडीहरा पड़ता है। वहाँ पर कुछ बच्चे विद्यालय में छुट्टी के पश्चात जब घर जा रहे थे तो उनको किसी ने बताया कि चिरौंजी का पौधा है। तो पर वो चिरौंजी का पौधा नहीं था, उससे बीज लेके बच्चे लोग खा लिए। अचानक से कुछ बच्चे में उल्टी की शिकायत आई, 2-3 बच्चे में, और उसके पश्चात बाकी जो 20 बच्चे थे लगभग में, उनमें भी थोड़ा सा उसको लगा कि सिम्टम। कटिहार से बड़ी खबर है। कटिहार में भीषण आग लग गई है। सहरिया गांव में आग की खबर है, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। आग लगने से 2 साल के बच्ची की मौत हो गई है और हादसे में एक बच्चा और एक महिला घायल बताए जा रहे हैं। आलू पकाने के दौरान आग लग गई थी और आग लगने से कई घर भी जलकर खाक हो गए हैं। तो कटिहार से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, घटनास्थल की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी। कई सारे घर जो आसपास थे वो भी इस आग की चपेट में आ गए। इससे बड़ा हादसा हुआ है। एक बताया जा रहा है कि 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। हादसे में एक बच्चा और एक महिला घायल हो गए हैं। आलू पकाने के दौरान आग लगी थी।
तो वहीं बेतिया के मझौलिया गांव में भी आग का तांडव देखने को मिला है, जहां खैरवा टोला में लगी भीषण आग से 6 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। रमजान के मौके पर अगलगी की घटना ने पूरे माहौल को फीका कर दिया। वहीं एक घर में ईद के बाद शादी थी, लेकिन ऐसी घटना ने पूरे परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक मकान को अवैध कब्जा मुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक जमीन पर लंबे समय से किराएदार ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे लेकर जमीन मालिक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और मकान से अवैध कब्जा हटाकर जमीन मालिक को सौंप दिया। पटना सिटी एसडीओ साहब किस तरह का क्या इंक्रोचमेंट था, क्या था ये रैयती जमीन ये जो था उनका था, दूसरे लोग किराएदार लोग कब्जा किए हुए थे। अच्छा, जो कौन जमीन मालिक कौन थे, किन पक्ष से विवाद था कि जो चल रहा था? ये विशेष चिट्ठी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या आदेश है? आदेश क्या तोड़ने का आदेश है। अच्छा, क्या तोड़ करके मुक्ति करना? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कैंसर से की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील मोदी ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की बीमारी की खबर सुनकर तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं ने दुख जताते हुए उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जैसे ही सोशल साइट एक्स पर एक दुखद जानकारी साझा की। बीते 6 महीने से कैंसर की बीमारी से जूझने के बाद जैसे ही सार्वजनिक की इस बेहद दुखद खबर के सामने आने के बाद लोग भी स्तब्ध रह गए। सुशील मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव से खुद को अलग रखने का ऐलान करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, पिछले 6 माह से मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी को मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने लिखा है कि वो अपने देश, बिहार और अपनी पार्टी के प्रति सदा आभारी और समर्पित रहेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी के कैंसर ग्रसित होने की खबर सुनकर सियासी गलियारे में भावनाओं का गुब्बार बह उठा। रविशंकर प्रसाद हो या तेजस्वी यादव, सभी ने सुशील मोदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सूचना हम लोगों को मिली है आज सुशील मोदी जी को जो है कैंसर हुआ है। हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सुशील मोदी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि इस साल उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके अलावा भी वो पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं। 33 साल के सार्वजनिक जीवन में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा सहित सभी 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पटना लौट आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कैंसर रोग से ग्रसित होने की जानकारी दी थी। पटना एयरपोर्ट पर सुशील मोदी जब पहुंचे तो समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। सुशील मोदी एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीमार होने की खबर से बीजेपी नेताओं में मायूसी है। चुनाव के बीच इस खबर से बीजेपी नेता परेशान हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने सुशील मोदी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। हम लोग भी सुने हैं, बड़ा अचंभित हैं और इतने संयमित व्यक्ति जो चाय तक नहीं पीते, किसी तरह का धूम्रपान नहीं और सिस्टम से अपने जिंदगी को जीने वाले, सुबह में उठना, समय पर काम करना, समय पर सोना,
ये बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर से कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हों और हमें पूरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ होकर के फिर लोगों की सेवा में लगेंगे। सुशील जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक होंगे। बहुत सी लड़ाई जीते हैं, ये कैंसर के खिलाफ भी वो लड़ाई जीतेंगे, जल्द स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान की कमी है आप लोगों की? नहीं, उनकी कमी तो हरदम खलेगी कि प्रचार में तो वो मेन प्रचारक होते थे और अभी उन्होंने सूचना ट्वीट करके दिया है। हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। हजारीबाग के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हजारीबाग के चुनावी मैदान में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। हजारीबाग के चुनावी मैदान में सालों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी कूद पड़े, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर नहीं। जी हां, बीजेपी से बेटे जयंत सिन्हा के टिकट कटने के 1 महीने बाद आखिरकार यशवंत सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी और हजारीबाग के कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल को समर्थन देने का ऐलान कर ही दिया। और उसको रोकने के लिए हमारे पास जो योद्धा है वो है जयप्रकाश भाई पटेल, वो इसको रोकेंगे। और इसलिए हजारीबाग को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल को यहां से चुनाव जीता। यशवंत सिन्हा पहली बार 1998 में सीपीआई प्रत्याशी भुवनेश्वर मेहता को हराकर हजारीबाग से जीते थे। 1999 में भी उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, पर 2004 में उन्हें सीपीआई से मात खानी पड़ी। लेकिन 2009 में उन्होंने कांग्रेस को हराकर तीसरी जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बेटे जयंत सिन्हा को राजनीतिक विरासत सौंप दी। पिता के आशीर्वाद से जयंत सिन्हा भी 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीते। पर इस बार बीजेपी ने जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बना दिया, तो हजारीबाग का समीकरण बदल गया। कि जब बने थे वो तब किस प्रकार से अनुसूचित जाति के महिला को अपमान किया, किस प्रकार से अपमानित किया। आज मैं चाहूंगा कि उस अपमान का बदला एसी समुदाय और ऊपी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, महिला का अपमान अकेला ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे याद है जब 2011 का उपचुनाव था तो अभिभावक जसवंत सिन्हा जी ने विष्णुगढ़ की धरती में सबसे पहले उन्होंने आवाज दिया था कि लाखों में एक टेकलाल बाबू थे, वो चले गए, उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन आज भी एक प्रकाश है जिसको लाना है, वो जयप्रकाश है। इन्होंने नारा दिया था कि अमांडू का एक प्रकाश जयप्रकाश, इन्हीं का नारा था। हजारीबाग के चुनावी मैदान में इस बार मोहरे भी बदल गए हैं और चुनावी गणित में भी बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के आशीर्वाद की बदौलत कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने के निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर जेएमएम ने नाराजगी जताई है। दरअसल देवघर के जसीडी थाने में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटा दिया था। जेएमएम ने कहा है कि किसी प्रत्याशी की शिकायत पर एसपी को हटाना गलत है। क्या इससे पुलिस की जांच रोकने की कोशिश हो रही है? उन्होंने इस ईसी की कार्रवाई को पक्षतापूर्ण बताया है। चुनाव आयोग का क्षमता तो हमको लगता है कि 5 जून को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका जैसा ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 5 को, तो ये कौन सा दिशा तय कर रहा है चुनाव आयोग कि कोई घोषित प्रत्याशी यदि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई
शिकायत करे तो उस अधिकारी को हटा दो। ये जो बर्ताव है ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये तथ्य तो सब जगह जानते हैं लोग कि निशिकांत दुबे जी का पृष्ठभूमि क्या है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा कि दरअसल बीजेपी सांसद अभी से डर गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम से उनकी खटिया खड़ी हो गई है। उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन अब वक्त आएगा निशिकांत दुबे ट्रेन में या तो चाय बेचते नजर आएंगे या देवघर में पेड़ा बेचते मिलेंगे। मेरे को लगता है ऐसा कि निशिकांत दुबे जी बहुत डरे हुए, उनको ये तो कम से कम तय हो चुका है कि कांग्रेस लड़ेगी तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, और वो चाय कहाँ पिएंगे तो वक्त बताएगा। अभी तो हमने कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं किया है वहां पे कि कौन लड़ेगा, और कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस आला कमान तय करता है, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। तो जब वक्त आएगा तब उनको पता चलेगा कि या तो वो ट्रेन में चाय बेचते मिलेंगे या देवघर में पेड़ा बेचेंगे। हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने रामगढ़ कोयलांचल में चुनाव प्रचार किया और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खाना भी खाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के आरोप को गलत करार देते हुए कहा कि पटेल पर दल बदलू का टैग लग गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि यशवंत सिन्हा को कांग्रेस के समर्थन के बावजूद जीत बीजेपी की होगी। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। में 20 मई को मतदान होंगे और आप देख सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अरगड़ा में हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं। अभी हम सीधे बात कराएंगे मनीष जायसवाल। देखिए, पब्लिक का मूड तो बड़ा सिंपल है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाइए, मोदी जी के प्रति जो आस्था और विश्वास लोगों को है वो टूटने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है, और सामने से कंपटीशन भी लगभग जीरो के बराबर है। कुछ लोग अभी जरूर उछलने का कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कई एक बार ये लोग शिकस्त खा चुके हैं। पार्टी का टिकट देने का अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक तरीका है, अपना एक सोचने का भी तरीका है पार्टी का। पार्टी ने इस बार निर्णय उन पे नहीं लिया, उनको इंतजार करना चाहिए था, और एक दल बदलू का जो उन्होंने स्टैंप अपने ऊपर लगा लिया पिछले 5 सालों में 3 दल, और संभवतः अभी आप एक आध दल और देखेंगे, तो ये उनके व्यक्तिगत उनके अपने लिए अच्छी बात है। कोई परिवार का कोई कुर्बानी नहीं है, परिवार का कोई कुर्बानी नहीं। परिवार का क्या कुर्बानी हो सकता है? हर आदमी को जोर लगाने का फ्रीडम है, सब लोग जोर लगाए। हमारे पक्ष से तो हम लोग खुद भी जोर लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इतने लोग जोर लगा रहे हैं। और उनके लिए मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और इंडी अलायंस को अभी तक आपस में ही बिजी देखा गया है। 5-6 दिन हो गया प्रत्याशी घोषित हुए, वो कभी जनता में नजर नहीं आए हैं। आपस में ही वो लोग अपना फुटबॉल का जो पासिंग होता है वैसा चल रहा है। उनके समर्थकों को जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है। इनका कहना है कि 400 का पार का जो नारा है जरूर पूरा होगा। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पीएम मोदी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के और 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी के हैं। जमुई के अरुण भारती पूर्व एमपी ज्योति पासवान के सुपुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद एवं एलजेपीआर के एमपी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजा जी। उन्होंने औरंगाबाद सीट पर को लेकर भी बोला है। उन्होंने लिखा कि औरंगाबाद सीट पर सुशील कुमार सिंह जो एमपी हैं वो पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे हैं। गया से पूर्व सीएम जितन राम मांझी जी हैं, तो मंत्री और एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एमएलए सास ज्योति देवी के समधी हैं। नवादा से विवेक ठाकुर एमपी पूर्व केंद्रीय मंत्री व एक्स एमपी श्री सीपी ठाकुर जी के बेटे हैं। इसके अलावा अभी तक घोषित उम्मीदवारों में निम्नलिखित भी विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार है।
आशा है प्रधानमंत्री जी इस परिवारवाद के बारे में का भी जिक्र करेंगे। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये हमला बोला है। हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार एक तरीके से देखें तो आरजेडी हमलावर है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर और परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जा रहा है। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए हम संवाददाता अमित से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज पीएम मोदी जमुई लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं, खासतौर पर बिहार में एनडीए के लिए। तो ऐसे में अब उनके दौरे को लेकर हमला किया जा रहा है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और उन्होंने पूछा है कि जो 4 सीट पहले चरण में जिस पर मतदान होने हैं बिहार में, उन चारों ही सीटों पर जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं उसमें परिवारवाद है। तो क्या पीएम मोदी आज इस परिवार के बारे में कुछ कहेंगे? और अगर हम देखें तो लगातार आरजेडी की तरफ से इस मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर हमला किया जा रहा है और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके विस्तृत जानकारी भी दी है। और संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर हमला बोल रहे हैं। तो सहयोगी अमित से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, क्योंकि पहले चरण की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उस पर पहले चरण में बिहार में मतदान होना है और ऐसे में आज पीएम मोदी उसकी चुनाव प्रचार को लेकर शंखनाद करने जा रहे हैं। जिस सीट पर आज पीएम मोदी लोकसभा क्षेत्र जाने वाले हैं जमुई, उसको लेकर भी हमला बोला जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और इसी कड़ी में शेखपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमुई और नवादा बॉर्डर के पास चेकिंग अभियान के दौरान पिकअप सवार 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से 5 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। बरामद कैश आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए सभी लोग नवादा और जमुई जिला के बताए जा रहे हैं। बॉन्ड भरवाकर चारों युवक को छोड़ दिया गया। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। गांवा में वन विभाग का छापा, हिरण के मांस के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। 50 किलो हिरण का मांस भी जब्त किया गया है। रेंजर को इसकी सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, हिरण की हत्या कर मांस बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिली थी वन विभाग की टीम को और वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर बाढ़ से है, जहां टेका बिघा हॉल्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में एक स्कूल की छात्रा अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच दुबक कर बैठ गई है। वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब छात्रा चप्पल खरीदने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रही थी, तभी मालगाड़ी आ गई। स्कूली छात्रा ने किसी तरह से दुबक कर अपनी जान बचाई। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लाल घेरे में आपको वो छात्रा नजर आ रही होगी। और देखिए किस तरीके से वो रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गई है और तभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात ये रही कि इसमें छात्रा बच गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।